जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं। जो आपका दृष्टि आईएएस के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का वो टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 24। आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू होने वाला। आज आपका 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका पार्ट 1 का कंप्लीट कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 का कंप्लीट कराया जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा भैया। इसका एग्जाम जो होने वाला था वो अब स्थगित कर दी गई है। जैसे ही आपका डेट आएगा तो हम जरूर आप लोग को बताएंगे। वीडियो को भैया 1.15x पे जरूर देखिएगा। स्पीड थोड़ा वीडियो को बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा देखने में ज़्यादा मजा आएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। यार उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है। देखो कौन सा अनुच्छेद आपका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है, आपका अनुच्छेद 342 है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, बताइएगा। सही उपयोग करके सही उत्तर को आपको भी चुनना। देखिए, वे देश में विधि समस्त शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में वे सरकार का प्राधिकार का निरपेक्षता की जांच करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों आपका सही है। तो किसके बारे में? मूल अधिकारों के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ की। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ की है। खुली प्रतियोगिता आरंभ आपको की है तो 1853 चार्टर अधिनियम के तहत। सामने रखिए, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम वर्ष 1793 और वर्ष 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में से यह अंतिम अधिनियम था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यवादी से संबंधित है, बताइएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यवादी से संबंधित है। कौन सा आपका भारत के महान्यवादी से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 76 जो है सो आपका भारत के महान्यवादी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत के महान्यवादी संघ की कार्यपालिका का एक अंग और देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यवादी पद का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। बताइए, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में? ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। इसमें क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को आप लोग को चुनना है। देखिए, एक में बोल रहा है यह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सत्य है। कथन 2 में इसके तहत केवल सिविल न्यायालयों की शक्तियाँ का प्रयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका गलत है। चलिए इसका सही उत्तर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 आपका सही है, बाकी 2 आपका गलत है। देखिए, अगर 2 आपका जो गलत है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 का आपका सही उत्तर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए, माफ़ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। अगर उससे पहले अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जैसा कि उसका सोल्यूशन नहीं लिख पाते, इसके कारण थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। बताइए, LM सिंघवी समिति का गठन किया था। बताइए, LM सिंघवी समिति का गठन किया था, बताइए कब किए थे। तो ये आपको किए थे 1986 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। देखिए, LM समिति का गठन 1986 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका गठन 1986 के केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्द्वार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करना था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है।
बताइए 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा आपका शामिल नहीं है, तो ये आपका अंग्रेजी जो है सो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक संविधान भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के अभिन्न अंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग नहीं है। तो बताइए अभिन्न अंग आपका कौन सा नहीं है, तो ये आपका रोजगार में अवसर की क्षमता, ध्यान रखिए, ये जो है आपका अनुच्छेद 21 का भिन्न का अंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक क्षेत्र और रोजगार से संबंधित मामलों से सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। रोजगार में अवसर की सीमा समता की कुल अधिकार है। समता के मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निहित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। किसके बारे में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना। देखिए इसमें पूरा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर आप लोग को चुनना है। यह मार्च 2007 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, तो क्या आपका सही है, तो बिल्कुल आपका सही नहीं है। जो में इस आयोग के एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए किसके बारे में, क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में कथन आपका 2 सही है, ध्यान रखिएगा, एक आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइए आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, इसमें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को आप लोग को चुनना है। देखिए एक में है बाजार की मांग को आपूर्ति विशिष्ट अर्थशास्त्र का एक घटक है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। देखिए समशिष्ट अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा था भैया। बताइए बेसल मानदंड संबंधित हैं। बताइए बेसल मानदंड किससे संबंधित हैं, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनियम जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। बताइए अंतरण मूल्य निर्धारण के संदर्भ में अंतरण मूल्य निर्धारण के संदर्भ में अग्रिम मूल्य निर्धारण करार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य आपका क्या था, इसका प्राथमिक उद्देश्य आपका अग्रिम में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारित करके अंतरण मूल्य निर्धारण पर निश्चित प्रदान करना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। बताइए मूल्यह्रास को समायोजित करने के पश्चात एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को कहा जाता है। बताइए इसका मूल्यों को कहा जाता है, तो आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए निवल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास को समायोजित करने के पश्चात देश के निवासियों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रित मूल्य हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। इधर थोड़ा सा अर्थशास्त्र आगे भी है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। बताइए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो देखिए बी शिव रामन समिति के आपका कहने पर किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित और संवर्धन बैंक है। यह कृषि और ग्रामीण के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1979 में श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। पता है अभिकथन 1 है और कारण आ रहा है। अभिकथन 1 में क्या, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत शुरू की गई है। क्या अभिकथन 1 आपका सही है, तो अभिकथन 1 जो है आपका बिल्कुल क्या बताइए, अभिकथन 1 आपका बिल्कुल
बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। कार्डिनाल में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति उद्देश्य बाहर से खरीदे गए आयात और सिंथेटिक रसायनों का उपयोग को कम करना है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, दोनों कथन आपका सही है। तो ए और आर दोनों आपका सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या आपका करता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा नहीं करता, तो ये करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू की गई थी? बताइए कब शुरू की गई थी? तो 26 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। ध्यान रखिए, इसका क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था भैया। 17 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जलीय वायु जल इंटरफेस पर रहता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव वायु जल के इंटरफेस में रहता है? तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्त? तो इसका न्यूटन हो जाएगा। ध्यान में रखिए, न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जलीय परिस्थितिकी तंत्र में जीव असमान रूप से विकृत होते हैं, लेकिन उन्हें जीवन रूप से स्थान या आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। न्यूटन ये असंबद्ध जीव हैं। क्या ये असंबद्ध जीव है? ये वायु जल के इंटरफेस पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में घास के मैदानों के संदर्भ में और सही उत्तर का आपको चुनना भी है। देखिए, लानोस और कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। क्या कथन एक आपका सही है? बताते जाइएगा। कथन एक आपका सही होगा, तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। दो में शीतोष्ण घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरियाँ कहा जाता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, दोनों कथन सही है घास के मैदान के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन आपका सही है। क्या है? दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति की वृद्धि के लिए आदर्श पर्यावरणीय स्थिति नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति की वृद्धि के लिए आदर्श पर्यावरणीय स्थिति नहीं है? पर्यावरणीय स्थिति आपका नहीं है, तो आपको कठोर सतह का अभाव जो है सो आपका ध्यान में रखिएगा। कौन सा पर्यावरणीय स्थिति नहीं है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। वन लाइनर है भैया, वन लाइनर को भैया उतना डिफिनेशन से देखना जरूरी नहीं है, जिसमें थोड़ा सा जल्दी फास्ट में निकलेंगे, क्योंकि टाइम जो है सो वो आपका कथन निष्कर्ष में लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी पूर्व की ओर बहती है? मतलब कौन सा नदी आपका पूर्व की ओर बहती है? तो ये आपका बैतरनी नदी जो है आपका पूर्व की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्रश्न नंबर 21 की ओर। बताइए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? किसके बारे में? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? ये आप लोग को बचाना है। ध्यान में रखिए, सही कथन भी यहाँ बोल रहा है। देखिए, शुष्क पर्णपाती वनों के क्षेत्रफल में लगभग कितना 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। क्या आपका एक सही है? बताइएगा। तो क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ये वन प्रायद्वीपीय वर्षा वाले क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में दोनों कथन आपका सत्य है, याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। बोले 16 वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? 16 वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? इसे बोल रहा क्या हो रहा है? ऊपर उपयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को आप लोग को चुनना है। तो के में 16 वन केवल नीलगिरी में पाए जाते हैं, जो कि कथन एक आपको बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, 16 वन समशीतोष्ण पर्वतीय वन है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 आपका सही है। किसके बारे में? 16 वनों के संदर्भ में 16 वन समशीतोष्ण पर्वतीय वन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23। बताइए, इसमें क्या बोल रहा है? शहर नदी पर स्थित है। कौन सा सही सुमेलित है? नहीं है। ये सर आपका शहर हो गया, ये सर आपका नदी हो गया। बताइए, उज्जैन जो है कौन सा शहर पर स्थित है? फिर बताइएगा। इसमें बोला कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, उज्जैन अपने नर्मदा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, नर्मदा आपका कौन सा शहर पर है? तो नर्मदा आपका जबलपुर पर है। यहाँ लिख देते हैं
जबलपुर पर स्थित है, ध्यान रखिए। बाकी अहमदाबाद, साबरमती बिल्कुल ठीक है, हैदराबाद, मूसी बिल्कुल ठीक है, कोटा, चंबल आपको बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसमें बोला कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सुमिलित नहीं है, बाकी बी, सी और डी आपका सुमिलित है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। देखिए सूची 1 में जलप्रपात है, सूची 2 में आपका नदी है। क्या करना है हम लोग को? मिलान करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए मिलान करते हैं। चलिए बताइए, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए, हुंड्रू जलप्रपात आपका जो है सो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। बताइए, जोग नदी किस जलप्रपात पर है? जोग जलप्रपात ये आपका हो जाएगा साबरमती पर। बताइए, डुडुमा जलप्रपात आपका हो जाएगा मंच कुंडू हो जाएगा। धुआंधार आपका जो है नर्मदा नदी पर, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आपका सुमिलित नहीं है? अब वीडियो को पहले बोल रही है 1.15x पे आप लोग देखिएगा, वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा तब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और चैनल को जो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बताइए कौन सा सुमिलित नहीं है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, रेणुका झील पंजाब में बिल्कुल सही सुमिलित है, चोलामू झील सिक्किम बिल्कुल सही सुमिलित है, अष्टमुडी कोयल केरल आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, तेसो मेमोरी अरुणाचल प्रदेश ये आपको बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। ध्यान में रखिएगा, क्या आपको बिल्कुल सही सुमिलित नहीं, ये आपका लद्दाख हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं लद्दाख, ये आपका लद्दाख में हो जाएगा। तेसो मेमोरी आपका लद्दाख में लगा दीजिएगा तो फिर आपका सही सुमिलित हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। 26 नंबर प्रश्न बताइएगा, अभिकथन 1 है, कारण आर है। अभिकथन 1 है और कारण आर है। क्या करना हम लोग को? बताना कि कथन और निष्कर्ष में कौन सा सही है। ए में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में अल्प वर्षा होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कारण आर में शीतकाल में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय रहता है, बिल्कुल कारण भी आर भी आपका सही है। तो ए और आर आपका दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या आपका नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए, ए और आर दोनों आपका सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। चलिए मिलान करने वाला है, मिलान करते हैं। बताइए, सूची 1 में फसलें दिया हुआ है, सूची 2 में आपका उत्पादन क्षेत्र दिया हुआ है। बताइए, अंगूर का उत्पादन क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? तब हो जाएगा सैक्रामेंटो, सैन जोकिन। बताइए, गेहूं का आपका उत्पादन क्षेत्र आपका कौन सा हो गया? तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रेरीज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चाय का आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कैंडी बेसिन हो जाएगा, जूट का आपका हो जाएगा गंगा डेल्टा। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारा आपको फसलें हो गए, ये सारा उत्पादन क्षेत्र हो गया, आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। बताइए, कोयला उत्पादक क्षेत्र है और देश है, इसमें बोल रहा है कौन सा आपका सही सुमिलित नहीं है। यहाँ देखिए कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ये आप लोग को बताना। देखिए, क्या डोनबास यूक्रेन बिल्कुल सही सुमिलित है, कुछ तनेज रूस आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए उसके बाद आपका है फुसान चीन आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। रूहर फ्रांस आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिए, रूहर आपका फ्रांस आपका सही सुमिलित नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, रूहर आपका जब फ्रांस नहीं होगा आपको ये जर्मनी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। रूहर आपका किस देश में है? तो आपका जर्मनी में है। अगला नंबर प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 29 की ओर। सूर्य नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए, सूर्य नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो ये आपका देखिए, इसे वर्ष 1869 में खोला गया था और इसका स्वामित्व मिस्र सरकार के पास था, जो कि बिल्कुल आपका क्या है? सही है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, बिल्कुल आपका सही। किसके बारे में? सूर्य नहर के संदर्भ में, दोनों कथन आपका सही है, याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। बताइए, सूची 1 में क्या है? महासागरीय खाइयाँ हैं और स्थान है। बताइए, साउथ सैंडविच अब किस स्थान पे है? बताइएगा, यही क्वेश्चन में तो आप लोग को मज़ा आएगा। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर देते ताकि पूरा ऑप्शन दिख रहा है।
देखिए साउथ डेस्पिच आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मरियाना महासागर खाइयाँ जो है जो किस स्थान पर है, तो ये आपका है, ध्यान में रखिएगा, प्रशांत महासागर में। सुंदर द्वीप आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में। कहाँ हो जाएगा? हिंद महासागर में। और प्यूर्टो रिको आपका हो जाएगा कैरेबियन सागर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आप लोग याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये सर आपका महासागर खाइयाँ हो गया, और ये आपका किस स्थान पर है ये आप लोग को बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। बताइए ट्रांस साइबेरियन रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? ट्रांस साइबेरियन रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिएगा, एक में है यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक तक चलता है। क्या आपका एक सही है? तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सत्य है। कथन दो में यह बाल्टिक सागर को जापान सागर से जोड़ता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है, याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। बताइए, ये सर आपका केंद्र हो गया, देखिए आपका यहाँ ये सर आपका केंद्र हो गया, और ये सर आपका उद्योग हो गया। बताइए डेट्राया का उद्योग कौन सा हो जाएगा? तो डेट्राया का आपका उद्योग कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए, जल्दी बताइए। इसमें कौन बोल रहे हो कौन सा सुमिलित नहीं है? डेट्राया आपका ऑटोमोबाइल बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए एटवर्स हीरा प्रसंस्करण बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए हवादान तेल रिफाइनरी बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। कहते हैं पीटर्सबर्ग जहाज निर्माण जो कि बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। देखिए पीटर्सबर्ग लोहा और इस्पात, पीटर्सबर्ग पेंसिल्वेनिया ऐतिहासिक रूप से इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लोहा और इस्पात। ध्यान रखिए, यहाँ लिख देते हैं लोहा और इस्पात, लोहा और इस्पात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार है? इसमें क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए कोड का उत्तर कर सही उत्तर को आप लोग चुनना है। बताइए सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार आपका कौन कौन से हैं? तो देखिए आपका है मोनालाओ, ये हो जाएगा आपका, स्ट्रोम्बोली हो जाएगा, और कोटोपेक्सी हो जाएगा। ध्यान रखिए किलिमंजारो जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही नहीं है? बताइए भूकंप के संबंध में कौन सा आपका सही नहीं है? इसमें सीधा सीधी बोलिए, भूकंप के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है। देखिए भूकंप की तीव्रता मर्केली पैमाने से मापी जाती है, जो कि ये तो आपका बिल्कुल सही है। अब बोला कौन सा सही नहीं है? धरातलीय तरंगें सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले रिपोर्ट जारी करता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। भूकंप का उद्गम बिंदु उपकेंद्रिक होता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी आपका गलत है, केवल ऑप्शन ए आपका सही है। लेकिन इसमें बोला था कौन सा कथन आपका गलत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली किसके लिए जानी जाती है? देखिए किसके लिए जानी जाती है? तो आपका देखिए शुष्कता और अत्यधिक ताप के लिए आपको जाने जाते हैं। ध्यान रखिए यह अमेरिका के दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित हैं, जो उत्तरी अमेरिका के सबसे निचला, सबसे गर्म और सबसे शुष्क भाग हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कैस्पियन सागर के साथ सीधा साझा तो आपको तुर्की है वो जो नहीं करते हैं, बाकी रूस आपका करते हैं, अजरबैजान भी करते हैं, तुर्कमेनिस्तान भी आपका किसके साथ? कैस्पियन सागर के साथ में साझा करते हैं। सिर्फ आपका जो है तुर्की जो है सबका कैस्पियन सागर के साथ में सीमा साझा नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला 37वां प्रश्न बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध देश है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध देश है? इसमें क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए कोड का उत्तर सही उत्तर को आप लोग को चुनना है। तो कौन सा है? तो ये आपका है, ध्यान में रखिएगा। देखिए आपका बोलिविया है, और आपका लाओस है, और आपका अफगानिस्तान है। क्या बोल रहा है? स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक देश आपका कौन सा है? ये चारों ऐसे देश है जिसके साथ में समुद्र का आपका सीमा साझा नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1, 3 और 4 हो जाएगा। तो 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर
38 की ओर। देखिए वायुमंडल की परतें हैं और विशेषता है, ये सर आपका वायुमंडल की परतें हो गया और ये सर आपका विशेषता हो गया। चलिए बताइए तापमंडल की विशेषता आपका क्या है। इसमें बोला कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, क्या अरोरा बेरेलिस आपका सही सुमेलित है, तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। समताप मंडल ओजोन परत बिल्कुल सही सुमेलित। क्षोभ मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तन, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए बिल्कुल आपका गलत है। देखिए क्षोभ मंडल आपका हो जाएगा पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह के औसतन लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों को कम और भूमध्य रेखा का अधिक होती है। पृथ्वी का अधिकांश मौसम यही होता है, ध्यान में रखिएगा। क्षोभ मंडल आपका मौसम यहाँ लिख देता है तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए बहिर्मंडल संचार उपग्रह बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। इसमें बोल रहा कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। क्या करना है, मिलान करना है। चलिए जल्दी मिलान करते हैं। चलिए बताइए सूची वन में क्या है, द्वीप। सूची 2 में क्या है, स्थान है। देखिए आपका बेलेरिक आपका कौन सा स्थान हो जाएगा, तो बेलेरिक आपका हो जाएगा भूमध्य सागर, ध्यान रखिए भूमध्य सागर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मलेशिया आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा। डिएगो गार्सिया आपका हो जाएगा हिंद महासागर में। बताइए ओरेजेस आपका हो जाएगा कौन सा स्थान पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। बताइए प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ हाथ जोड़ते हैं भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते भैया तो उतना मोटिवेट नहीं होता, क्योंकि सब्सक्राइब एकदम बढ़वे नहीं करता, एकदम रुक गया है। देखिए इन्हें समुद्र पर वर्षा वन कहा जाता है प्रवाल भित्ति के संदर्भ में। क्या आपका एक सही है, तो एक आपका बिल्कुल सही है। हालांकि 2 में आपका है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सिर्फ सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रवाल भित्ति पृथ्वी के सबसे अधिक जैविक रूप से विविध समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक है। इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है, क्या कहता है, वर्षावन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पवन को रोलिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s के नाम से जाना जाता है। कौन सा को जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है पश्चिमी पवन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन एक में मानव कपाल में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है, ये तो आपको बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि मध्य कान में स्थित स्टेप्स अस्थि हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। अस्थियां जोड़ों पर टेंडन द्वारा एक साथ जुड़ी रहती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल आपका गलत है। बाकी देखिए सबसे बड़ी लंबी और अस्थि फीमर जांघ की अस्थि है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसमें बोल रहा कौन सा आपका कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर देखिए अस्थियां जोड़ों का लिगामेंट द्वारा एक साथ जुड़ी होती है, जो मजबूत रसेदार संयोजी ऊतक होते हैं। किसके बारे में, लिगामेंट के द्वारा एक साथ जुड़ी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। बताइएगा अग्नाशय में निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो अग्नाशय में निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, किस प्रकार का इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो आपका बीटा कोशिकाएं के द्वारा जो है आपका क्या कहते हैं इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। बताइए प्रसव दौरान गर्भाशय में संकुचन को उत्प्रेरित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। बताइए प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, कौन सा हार्मोन आपका जिम्मेदार है, तो ये आपका देखिए ऑक्सीटोसिन जो है आपका जिम्मेदार है। देखिएगा इसके बारे में जानते हैं। ऑक्सीटोसिन यह बच्चे को जन्म के समय गर्भाशय को संकुचन एवं स्तन ग्रंथि से दूध का निष्कासन को नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर में थोड़ा फास्ट में निकलेंगे।
मृत किसान के किसी चरण में पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति किस संघ की विशेषता है? किस संघ की विशेषता है? तो आपका कार्डेटा की आपको विशेषता है। ध्यान में रखिए, देखिए फाइलस कार्डेटा से संबंधित जानवरों को मूल रूप से एक पृष्ठ रज्जु, एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका, कार्ड या युग्मित ग्रेसनरी गिल्स स्टिप्स क्या है, सिप्टिस की उपस्थिति की विशेषता होती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 की ओर बताइए, डेंगू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेंगू के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना। देखिए, एक में है राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, हर साल आपको 16 मई को मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है, 16 मई को हर बार मनाया जाता है। डेंगू वायरस एडिज एजिप्टी मादा मच्छर द्वारा फैलता है, ये आपको बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। जो डेंगू जो है आपका क्या था, एडिज इजिप्टी मादा मच्छर के द्वारा फैलता है, ये आप लोग सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। इसमें क्या बोला, निश्चित कूट का सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर शरीर के प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। क्या कथन एक आपका सही होगा? कथन एक आपका बिल्कुल सही है। सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लगभग सभी बहुकोशिकीय जीवों में केवल माता ही विरासत में मिलता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 कथन आपका सही है। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में दोनों कथन सही है। आप लोग थोड़ा सा इस पर गौर फरमाइए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। बताइए, कार्बन का निम्नलिखित में से अपर रूप विद्युत का अच्छा सुचालक है? अच्छा सुचालक आपका ग्रेफाइट है। ध्यान रखिएगा। देखिए, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो आपको ग्रेफाइट है। ध्यान रखिएगा। 49वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड का आपको उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखिए। देखिए, एसिटिलीन एक रंगीन दहनशील गैस है जिसके एक विशिष्ट गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आँखों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आँखों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपको वेरिक अम्ल किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन से संबंध में नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही नहीं है? निलंबन के संबंध में कौन सा पद सही नहीं है? तो आपका निलंबन के कण नग्न से नहीं देखे जा सकते हैं, ये बिल्कुल आपका गलत है। उसके बाद, यदि कणों में बड़े आकार के कारण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ये तो आपका सही है। ध्यान रखिए, निलंबन के संबंध में कथन भी आपका सही है। निलंबन यदि अप्रभावित रखा जाए तो इसमें उपस्थित कण तल में स्थित नहीं होते, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और सी आपका गलत है। इसे बोल भी रहा था कि कौन सा सही नहीं है। किसके बारे में? निलंबन के संबंध में कौन सा पद सही नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आपका ए और सी आपका संबंधित नहीं है, सही नहीं है। बाकी बी आपका सही है, आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। आणविक जीव विज्ञान के सिंड्रोम ड्रोगमा सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी सूचना प्रवाह का सही प्रतिनिधित्व करता है? बताइएगा, आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल ड्रोगमा सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी सूचना के प्रभाव का सही प्रतिनिधित्व करता है? सही प्रतिनिधित्व आपका कौन करता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। बताइए, पित्ताशय की पथरी या कोलेलिथिलियस पित्ताशय में बनने वाले पथरी जो निम्न में से किस पदार्थ से बने होते हैं? बताइए, किस पदार्थ से आपका बने होते हैं? तो ये आपका देखिए, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, पित्त से बने होते हैं, बिलीरुबिन से बने होते हैं। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन क्या था? पित्ताशय के पथरी या कोलेलिथिलियस पित्ताशय से बनने वाले पथरी हैं जो निम्न में से किस पदार्थ से बने होते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, पित्त से बने होते हैं, बिलीरुबिन से बने होते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ हम नहीं पढ़ पाएँ, तो इसके लिए हम अपना हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं आप लोग से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वृक्क में रक्त को छानने के लिए जिम्मेदार हैं? बताइए, वृक्क में रक्त को छानने के लिए जिम्मेदार आपका ध्यान रखिए नेफ्रॉन है। याद रखिए कौन है आपका? नेफ्रॉन है। इसे छोटा क्वेश्चन अभी है, इसको ज़्यादा भाव नहीं देना है। महिला प्रजनन तंत्र कौन सा भाग निषेचन के स्थान के लिए जिम्मेदार हैं? कौन सा निषेचन स्थान के लिए जिम्मेदार है? तो आपका फेलोपियन ट्यूब है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे उतना ध्यान नहीं देना हम लोग को। तो नैनी कैप की ओर भी कहा जाता है। बताइए, नैनी कैप को और भी कहा जाता है। और भी क्या कहा जाता है? तो आपका पटेला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 57 प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से क्लोरीन का सबसे आम यौगिक कौन सा है? क्या बोल रहा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से क्लोरीन का सबसे आम यौगिक कौन सा है? तो वो सोडियम क्लोराइड है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। कमरे में तापमान और वायुमंडलीय दाब पर क्लोरीन पर एक हरे रंग की गैस है। यह वायु में दोगुनी गुना भारी है। -34 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। देखिए, अमोनिया किससे निर्मित होती है? बताइए, अमोनिया किससे निर्मित होती है? तो आप लोग को पता है, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन से पर निर्मित होती है। ध्यान में रखिए, देखिए अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से निर्मित होती है। याद रखिएगा, किससे होती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से निर्मित होती है अमोनिया। ये साबुन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? बताइए, साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? अपने से खुद से भी तो आंसर बताइए भैया कुछ। तो साबुन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ध्यान रखिए, कौन सा पाया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। बताइए, चूने के पानी में आपको कौन सा क्षार पाया जाता है? तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। बताइए, खिड़की साफ करने वाला में आपको कौन सा क्षार पाया जाता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। साबुन में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अब सोडियम, यहाँ पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहीं कहीं ऑप्शन में रहता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का आपका लोहे पर जंग लगना, ये पर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब किसी पदार्थ की संरचना परिवर्तित हो जाती है, जिसके लिए रासायनिक प्रक्रिया के दौरान रासायनिक बंधों को तोड़ना और निर्माण करना आवश्यक होता है। ध्यान रखिए, जैसे भोजन पचाना, अंडा पकाना, गर्मी करके कैरमेल बनाना, केक बनाना, लोहे पर जंग लगाना, ये सारे आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो कथन एक में, ये अपनी घटक धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दो में, ये उन धातुओं की तुलना में अधिक सतह होते हैं जिससे वे निर्मित होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, मिश्र धातुओं के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। तो अभी कथन एक है, कारण आर है। श्वेत फास्फोरस का उपयोग सैन्य उद्देश्य के लिए ग्रेनेड में परिदीप्त उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्या अभिकथन एक आपका सही है? तो अभिकथन एक जो है आपका बिल्कुल क्या है बताइए? कारण आर सही है, तो अभिकथन एक आपका, एक सेकंड रुकिए, इसका थोड़ा सा ऑप्शन देखना पड़ जाएगा हमको। बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। कारण आहार में है फास्फोर का उपयोग डिटर्जेंट का निर्माण के लिए भी किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, दोनों का कथन आपका सही हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा। देखिए, ए और आर दोनों आपका सही है और आर एक ही सही व्याख्या आपका नहीं करता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? मतलब निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक आपको किस पदार्थ में होती है? सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा तोतला गए थे। तो एल्युमिनियम में आपका होती है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। सिर्फ साइंस का क्वेश्चन आ रहा है, ये चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा थोड़ा सा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है,
तो आपका वास्तविक और उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा, तब वास्तविक और उल्टा होगा, ध्यान रखिएगा। अगला चलता है प्रश्न नंबर 65 की ओर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका क्या होता है? तो एक आदर्श का वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हो जाएगा आपका अनंत, ध्यान रखिएगा। देखिए वोल्ट मीटर का उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। इसके समानता वोल्ट में व्यक्त किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। निम्नलिखित में से किसने परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की खोज की है? बताइए किसने परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की खोज की है? तो आपका जेम्स चैडविक की है, ध्यान में रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो भी आप लोग जिस टाइम 10th का एग्जाम दिए होंगे उसी टाइम पढ़े होंगे ये चीज़। निम्नलिखित में से कौन सा एक और धातु किंतु धातु का सुचालक है? मतलब निम्नलिखित में कौन सा एक और धातु किंतु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक आपका कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत का सुचालक आपका है, बताइए क्या सल्फर है, क्या फास्फोरस है, या ग्रेफाइट है, या ऑक्सीजन है? कौन सा था आपका? ये ग्रेफाइट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए ग्रेफाइट तो एक आपका अधातु है किंतु विद्युत का सुचालक भी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। ये वो पहला साइंस का चैप्टर आ रहा है भैया कि पढ़ाने में थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। बताइए सैकरिन और एलिटेम निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? मतलब सैकरिन और एलिटेम निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? किसे संदर्भित करता है? तो ये आपका कृत्रिम मधुरक को करता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। सूची 1 में घटनाएं दिया हुआ, सूची 2 में आपका वायसराय दिया हुआ। चलिए यहाँ से आप थोड़ा हिस्ट्री में आ गए हम लोग। चलिए मिलान करिए। बताइए इलियट बिल घटनाएं किसके वायसराय के शासनकाल में हुआ था? जो किनके शासनकाल में हुआ था बताइए? तो ये आपका हुआ था देखिए लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुए थे। बताइए काकोरी षड्यंत्र ये आपका किसके कार्यकाल में हुए थे? तो ये आपका लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। तो लखनऊ समझौता किसके काल में हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई आपका लॉर्ड बेबल के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखिए। ये सर आपका वायसराय हो गया और ये सर आपका घटनाएं हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बाइकॉम सत्याग्रह से संबंधित है? तो बाइकॉम सत्याग्रह से संबंधित आपका कौन है? तो बाइकॉम सत्याग्रह से आपका के कैल्पन आपका संबंधित है, ध्यान में रखिए। देखिए श्रवणकोर की रियासत में सीमांती सैन्यवादी और रीति रिवाजों से ग्रस्त सरकार के क्रूर व्यवस्था थी। श्रवणकोर में कुछ सबसे कठोर प्राकृतिक और क्रूर सामाजिक मानदंड एवं रीति रिवाज देखे गए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। बताइए अभी कथन एक है, कारण आ रहा है। डच और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों मछलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। क्या अभिकथन एक आपका सही होगा? तो अभिकथन एक आपको जो है बिल्कुल क्या है? अभिकथन एक आपको बिल्कुल, चलिए इसका आंसर रहने दीजिए। इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि इसका आंसर हम नहीं लिखे हैं। लेकिन जैसे भी देखिए आपका डच और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के मछलीपट्टनम शहर को नियंत्रित का प्रयास किया, जो कि बिल्कुल आपका ये तो सही है। देखिए ये आपका सही है, लेकिन आर में देखिए यह 17वीं शताब्दी में पश्चिम तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया, ये आपको बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए। तो ये आपका सही हो जाएगा, आर आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इजी क्वेश्चन था, ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की होती है। अगस्त प्रस्ताव 1940 के सुझावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? अगस्त प्रस्ताव 1940 के सुझावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में इसमें भारत संकल्प के रूप में डोमिनियम दर्जा का प्रस्ताव किया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दो में है वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार जिसमें भारतीय का बहुमत होगा, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। अगस्त प्रस्ताव 1940 के रुझावों के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है प्रश्न नंबर 73 की ओर। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनना। देखिए उन्होंने 1921 में स्वेट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। क्या आपका ये लाला हरदयाल के बारे में सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। दो में होगा इन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, दोनों आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर प्रश्न। श्रमिक और संघ आंदोलन। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। श्रमिक एवं आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत के पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? मतलब श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? तो नारायण मेघाड़ी लोखंडे को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 75 की ओर। ये आज का आपका आखिरी प्रश्न होने वाला है। ठीक है, जमींदार का प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है ये आप लोग को बताइए। क्या जमींदार प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? देखिए, इसमें निश्चित किराए और अभिभोग अधिकारों का प्रावधान के बिना सदस्यों की भूमि अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया, जो कि ये तो आपका सही है जमींदारों के प्रथा के संदर्भ में। देखिए, इसने 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया था, ये भी आपका सही है, ध्यान रखिए, ये भी आपका सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत है, ध्यान रखिए। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित है, ये आपका सही है। देखिए, जमींदारी प्रथा के संदर्भ में कथन ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी आपका जो है सो गलत है। सी में देखिए आपको यहाँ क्या बोलता है, कौन सा आपका सही नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सा आपका सही नहीं है, कौन सा सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। चलिए, वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।